हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए साइंस का एक स्पेशल वीडियो। तो इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा अगर आप लोग नाविक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और साथ ही आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि बैरोमीटर के रीडिंग में अचानक गिरावट आने का क्या तात्पर्य होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं आपको बैरोमीटर के बारे में बता देता हूं। तो बैरोमीटर, जिसको कि हिंदी में वायुदाब मापी भी कहा जाता है, और इसकी खोज जो है या फिर इसका आविष्कार जो है वो टोरिसेली नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, जो बैरोमीटर होता है इसके द्वारा जो है मौसम की जो गतिविधियां होती है या फिर मौसम से संबंधित जो जानकारी होती है उसका अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, और अब ये पूछा जा रहा है कि बैरोमीटर की रीडिंग में जब अचानक गिरावट आ जाए तो इसका क्या तात्पर्य होता है। ठीक है, तो देखिए बैरोमीटर की पाठ्यांक में या फिर जो है रीडिंग में जब अचानक गिरावट आती है तो इसका मतलब ये होता है कि तेज़ तूफान आने वाला है या फिर तेज़ आंधी आने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, तूफान। और दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूं कि जब बैरोमीटर के पारे में धीरे धीरे जो है ये नीचे गिरता है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई वर्षा होने वाली है, यानी कि बारिश आने वाली है। ठीक है, और जब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि मौसम जो है वो साफ़ रहेगा और दिन अच्छा रहने वाला है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व जो होता है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे जानना होगा कि ये जो घनत्व है यानी कि डेंसिटी जो है ये होती क्या है। ठीक है, तो देखिए डेंसिटी क्या होती है, तो किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन में जो है निहित जो द्रव्यमान होता है उसको हम लोग उस चीज़ का घनत्व बोलते हैं। और अब ये पूछा जा रहा है कि पानी जब जमता है तो उसके घनत्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान से जो है नीचे के तापमान को जब पानी को ठंडा किया जाता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है यानी कि आयतन जो होता है वो तो बढ़ जाता है और जो घनत्व होता है वो घट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि उसका घनत्व जो होगा वो घट जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि अब आप लोग जो है मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप लोगों को आपके इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस देखने को मिल जाएगी, जिनको आप लोग एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पर जो है लाइव क्लासेस होती है तो इनका फ़ायदा उठाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसके लिए जो है आप लोगों को सिंपली प्ले स्टोर से जो है अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में आपको वहाँ पे बेसिक सी जानकारी देनी है। उसके बाद डिफेंस की कैटेगरी में आपको एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है वहाँ पर मेरा यूज़र नेम आप सर्च कर सकते हो, या फिर जो है आप लोगों को मेरी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोगों को मेरे द्वारा दिए जाने वाले क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अनअकैडमी ने एक नया बैच शुरू किया है जो कि आपका होने वाला है कमांडो 2.0। ये जो है एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए डिटेल बैच कोर्स होने वाला है 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए, और 24 नवंबर से जो है ये बैच शुरू होगा। तो अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हो तो आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोगों को इस कोर्स में 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसकी लिंक्स वगैरह जो भी है आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एनडीए कैटेगरी में जल्दी ही प्राइस हाइक होने वाला है, तो आप लोग जो है इसमें वक्त रहते इनरोल कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है काफ़ी ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो आप लोग जो है इनको भी एक्सेस कर सकते हो। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यदि बंद पात्र में कुछ गैस जो है वो निकाल करके दाब कम कर दिया जाए तो गैस जो है वो अणुओं का माध्य मुक्त पथ क्या कहलाता है। ठीक है, ये क्या होगा ये बताना है। तो देखिए, यदि कोई भी बंद पात्र हो उसमें से कुछ गैस निकाल करके उसका जो प्रेशर होता है यानी कि जो दाब होता है उसको यदि थोड़ा कम कर दिया जाए या फिर घटा दिया जाए तो गैस के जो अणुओं का माध्य मुक्त पथ होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा, और अणुओं के बीच की जो है वो दूरी बढ़ जाती है, इस कारण से होता है। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज। चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं।
आपने अक्सर देखा होगा कि जो लिक्विड होता है, पानी हो, चाय हो या फिर कुछ भी हो, तो उसमें जो है आप लोगों ने बुलबुले देखा होगा उसकी सतह पर। तो ऐसा किस लिए होता है? ये जो बुलबुले होते हैं तरल पदार्थ में किस लिए उठते हैं? ये श्यानता और उत्प्लावन के कारण उठते हैं। ठीक है, किसके कारण? श्यानता और उत्प्लावन बल के। वास्तव में जो श्यानता क्या होती है? तो किसी तरल का वो गुण जिसके कारण वह अपने ऊपर की बाहरी जो प्रतिबल हो और उसकी मतलब विकृति का वो विरोध करे, इसी को हम लोग श्यानता बोलते हैं। ठीक है, और इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्यानता और उत्प्लावन के कारण जो है वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, पर्वतीय क्षेत्र पर जाने पर जो है आपका जो वायु दाब होता है वो कम होने लग जाता है, और वायु का दाब जब कम होता है तो जल का क्वथनांक भी जो होता है वो आपका कम होने लग जाता है, क्योंकि दाब जो है बढ़ाते हैं जब हम, तो क्वथनांक में वृद्धि होती है और दाब घटाने पर जो है क्वथनांक में कमी होती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाता है कि जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होगा। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पानी का घनत्व जो है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, ये पूछा जा रहा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि पानी का जो घनत्व होता है वो आपके सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये जो मान है वो सेल्सियस में है, अगर आपको केल्विन में पूछा जाएगा तो आपको जो है 273 केल्विन में ऐड कर लेना है 4 डिग्री सेल्सियस को। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाता 277 केल्विन, लेकिन आपको यहाँ पे सेल्सियस में पूछा गया है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एक चीज़ बता देता हूँ कि तापमान घटने पर जो है पानी जम करके 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ बन जाता है और इसका घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है और जो वॉल्यूम होती है वो बढ़ जाती है, और इसी के कारण जो है आपके भाई बर्फ़ जो होती है ना ये पानी के ऊपर तैरती है। तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है, तो इसका रीज़न ये होता है कि उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है और इसका जो वॉल्यूम होता है यानी कि आयतन वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि तैराक को जो है पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। ठीक है, यानी कि जो स्विमर्स होते हैं उनको जो है कौन सा बल जो है पानी में तैरने में मदद करता है। तो किसी भी वस्तु को जो है तरल में आंशिक या फिर पूरी रूप से डुबाने के लिए जो है उस पर एक बल लगाता है, तरल जो है वो एक बल लगाता है, उसको हम लोग जो बोलते हैं उत्प्लावन बल या फिर उत्क्षेप बल। ठीक है, और तैराक को जो है पानी में तैरने के लिए यही बल मदद करता है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्प्लावन बल। इसके अलावा आप लोग जो है इसके एग्जाम्पल और भी कई देख सकते हो, जैसे कि नाव, जलयान, गुब्बारे, तैराक आदि के लिए भी जो है यही आपके जिम्मेदार होता है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लेक्टोमीटर जो कि दूध की शुद्धता मापने के लिए काम में लिया जाता है, और हाइड्रोमीटर जो कि आपके तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने में काम में लिया जाता है, ये दोनों जो है वो किस सिद्धांत के ऊपर आधारित होते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत, विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षिकता का सिद्धांत या फिर अनिश्चितता का सिद्धांत। तो लेक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर जो होते हैं ये आपके आर्किमिडीज के सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आइए चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो इसके लिए जो है आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत जानना होगा। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब भी कोई वस्तु द्रव में पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से, मतलब पूरी तरीके से या फिर थोड़ी रूप से जो है डुबाई जाएगी, तो वस्तु के भार में जो है कुछ कमी आ जाती है। ये जो है हम अक्सर देखते हैं जब भी हम पानी में बाल्टी डालते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है बाल्टी थोड़ी सी हल्की महसूस होती है। तो वस्तु के भार में होने वाली ये जो कमी होती है वो द्रव वस्तु द्वारा जो हटाया गया द्रव होता है उसके भार के बराबर होती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह काम करता है वह किसके बराबर होता है। ठीक है, तो पास्कल का जो नियम है उसके अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह काम करता है उसके बराबर होता है। ये जो है पास्कल ने बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पास्कल का सिद्धांत। ठीक है, और पास्कल जो होता है ना ये दाब का एसआई मात्रक भी होता है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार जो है एग्जाम में आता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी कि परम शून्य ताप जो है
ताप की वह स्थिति होती है जिसके ऊपर। तो आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं कि परम शून्य ताप होता क्या है। तो भाई परम शून्य ताप जो है वो ताप होता है जिसके ऊपर निकाय यानी कि जो गैस वगैरह होते हैं उनके अणुओं की गति जो है वो मतलब एकदम कम हो जाती है, यानी कि जीरो के बराबर हो जाती है। ठीक है, और इस ताप पर जो है अणुओं की ऊर्जा जो होती है वो भी एकदम बहुत कम हो जाती है। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है कि जो उनकी आणविक गति होती है ना वो घटने लग जाती है, यानी कि कम होने लग जाती है, और पदार्थ जो है इससे ठंडे नहीं हो सकते, यानी कि व्यवहार में जो है इससे कम ताप संभव ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गैसों की आणविक गति जो होती है वो घटने लग जाती है। ठीक है, उसी को जो है वो परम शून्य ताप कहा जाता है। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि तापमापी या फिर थर्मामीटर में जो है निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारे के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, यानी कि मरकरी के अल्टरनेटिव जो है किसका उपयोग यूज़ में लिया जा सकता है थर्मोमीटर में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ब्रोमीन, आर्सेनिक, गेलिस्टन या फिर सेलेनियम। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेलिस्टन। गेलिस्टन क्या होता है, तो ये जो है आपके गैलियम, इंडियम और टिन, इन तीनों से बनी हुई जो है एक तरल मिश्र धातु होती है, और इसका उपयोग जो है थर्मोमीटर में पारे के स्थान पर किया जा सकता है। और ये जो गेलिस्टन होती है ना, ये जो है एक गैर विषैली मिश्र धातु होती है, यानी कि ये जो है विषैली नहीं होती, और अगर आपका थर्मामीटर टूट भी जाए तो इसको जो है आसानी से साफ किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सौर कुकर के उपयोग में जो है इनमें से कौन सा दर्पण जो है वो सबसे उपयुक्त है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं अवतल, उत्तल, समतल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉनकेव, यानी कि अवतल। ठीक है, और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि अवतल दर्पण के उपयोग और कहाँ कहाँ पे किए जा सकते हैं। तो इसका उपयोग जो है वो सौर कुकर में, इसके अलावा आँख, कान और नाक के जो डॉक्टर होते हैं उसके द्वारा, गाड़ी के जो हेडलाइट वगैरह जो होते हैं उसके द्वारा, ठीक है, उसके अंदर, और इसके अलावा जो परावर्तक दूरबीन होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉनकेव। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश तरंगें होती है। ठीक है, तो प्रकाश तरंगें क्या होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। तो प्रकाश जो होती है वो भाई एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है, जो कि भाई विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। और प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय यानी कि अनुप्रस्थ तरंग होती है, और इन तरंगों में जो है कंपन इनके संचरण की दिशा के लंबवत होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें जो है भाई संचरण के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय तरंगें। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश जो होता है ये आपके दोहरी तरंग की प्रकृति दर्शाता है, यानी कि कभी जो है तरंग की भांति और कभी कण की भांति। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि चश्मे बनाने के लिए जो है इनमें से कौन से कांच का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं क्रुक्स कांच, पोटास कांच, जेना कांच या फिर सोडा कांच। तो चश्मे बनाने के लिए जो है वो क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो है आपके एक तरीके से दुर्लभ मृदा तत्व जो होते हैं उनके ऑक्साइडों से बना हुआ होता है, और ये जो यूवी रेज होती है यानी कि पराबैंगनी किरणें उनको रोकने में सक्षम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रुक्स कांच। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश जो है वो इनमें से सबसे तेज गति से किस में यात्रा कर सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो प्रकाश की गति जो होती है वो आपके वैक्यूम में यानी कि निर्वात में जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। निर्वात में जो है आपके प्रकाश की गति कितनी होती है, तो हम सब जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ये होती है निर्वात में प्रकाश की गति, और यहाँ पे पूछा जा रहा है तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात। और सूर्य से जो है पृथ्वी तक प्रकाश आने में टाइम कितना लगता है, तो ये भी आपको याद रखना है, 8 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं। ठीक है, ये भी जो है एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अब एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू में, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि स्टेथोस्कोप जो होता है जिसके द्वारा आपके हृदय की धड़कन मापी जाती है, डॉक्टर वगैरह के द्वारा जो है यूज़ में लिया जाता है, ये जो है किस
किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, यानी कि कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, धारा का ध्वनि में रूपांतरण, ध्वनि का धारा में रूपांतरण, ध्वनि का परावर्तन या फिर प्रकाश का परावर्तन। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।